अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों? आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से जुड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते, जहाँ पे एक कमरे के अंदर फिज़ा को ले जाया जाता है, जहाँ उसकी सिस्टर कनक उसका इलाज करने की कोशिश कर रही थी, और लड़की दूसरी लड़की कहती है, हो पाएगा तुमसे? कोशिश तो कर रही है, देखो अगर तुम पे नहीं हो पाएगा तो मुझे छोड़ दो, मैं करती हूँ, तो मुझे असिस्ट करो। नहीं, मैं करती हूँ, बट ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ आ चुका है, बस इन्हें लिटाना है और ऑपरेशन की तैयारी करनी है। सोच समझ के करना। क्या मतलब सोच समझ के करना? तो कुछ गुस्सा है तुम्हें इन पे? क्यों, मुझे इन पे क्यों गुस्सा है? क्योंकि कभी कभार तुम्हारी मम्मी तुम्हें वो चीज़ प्यार नहीं दे पाई जो प्यार वो इनसे करती है। देखो, इस बात के वक्त नहीं है, अभी इसी बात का वक्त है, क्योंकि जिस कंडीशन में तुम्हारी बहन है उस कंडीशन में उसका बचना न बचना दोनों बराबर है। जिस तरह की इसकी कंडीशन है, सुन रही हो ना मेरी बात? इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर इन्हें कुछ हुआ ना तो मोम मर जाएंगी। और बहुत दिनों बाद मैंने मोम की आंखों में वो खुशी देखी है इनके आने से, और इस खुशी को मैं ख़त्म करना नहीं चाहती। आप थोड़ा गुस्सा है कभी कभार, लेकिन नहीं, कभी कभार वाला गुस्सा है, ज़्यादा वाला गुस्सा नहीं है। जैसी भी है शी इज़ माई सिस्टर, और मैं अपनी बहन को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। कुछ भी करके मुझे इन्हें बचाना होगा। और रही बात गुस्से की, कभी कभार आती थी जब मम्मा इनका नाम लेती थी, वरना मम्मा उतना ही मोहब्बत मुझसे करती है जितनी मोहब्बत इनसे करती है। इक्वल करती है मेरी माँ मुझसे मोहब्बत, मुझसे और इनसे इक्वली मोहब्बत करती हैं। कभी कभार जब इनका नाम लेके उदास होती हैं तब मुझे इन पर गुस्सा आता था, वरना ऐसे नहीं। जब मोम इनकी जिक्र करती है तब उदास होते। एक दफ़ा तो मैंने इनसे कहा भी था मोम से, अब जाके मिल लीजिए, क्यों इतनी उदास होती हैं? तो कहती है नहीं, वो खुश है, वो अपनी लाइफ में खुश है, अपनी आंटी के साथ खुश है वो, तो मैं उसकी लाइफ को बर्बाद क्यों करूँ? लेकिन अब जब हमने सुना है, ये चीज़ें सुनी है कि वो खुश नहीं है, वो अलग नहीं रहती। अगर तब उन्हें पता होता ना तो शायद वो मेरे साथ ही रहती, हमारे घर में रहती, तब शायद थोड़ा गुस्सा होता, लेकिन इतना नहीं। इनको देखकर तो यही लग रहा है जिस तरह इनकी दोस्त इनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ इनका सही नहीं है। क्या वो अपने भाई बहन के साथ भी इसी तरह से रिएक्ट करते हैं? इन चीज़ों को सोचने का वक्त नहीं है, तुम अपना काम करो। तब वहाँ से एक अंदर एक उनकी मोम आती है, मिस रागनी आती है, तो उसके पास आके कहती है, मेरी बेटी बढ़ जाएगी ना, तुम्हारी बहन बच जाएगी ना। मोम रिलैक्स, इस तरह आप करेंगी तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम द डॉक्टर, मुझे याद रखने दीजिए, मैं एक डॉक्टर हूँ। अगर आप बहन करेंगी तो शायद एक बहन का इलाज एक डॉक्टर नहीं कर पाएगी, एक बहन का इलाज नहीं कर पाएगी। मुझे अपना 100% देने दीजिए ना प्लीज़। आप खुद को संभालिए, बहुत बरसों बाद मुझे ये मिली है, नाराज़ होकर जानी नहीं चाहिए, इसकी नाराज़गी दूर करना चाहती हूँ। मॉम रिलैक्स रहें, आप इनकी नाराज़गी दूर कर देंगी, इतना यकीन है मुझे आप पे। मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ, कभी कभी मुझे पता है मैं तुम्हारे पास आती होती हूँ तो अचानक गायब हो जाती हूँ। आई नो, मुझे पता है, आपको पता है, तो इसकी भरपाई भी तो आप करती है ना मुझसे बेतनाशा प्यार करके। मुझे यही चाहिए, बस इनके आने से आपको मेरी मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी बेटी हो, ये भी मेरी बेटी है, दोनों इक्वल हो मेरे लिए। आई नो, इतने बरसों बाद आपको मेरी तो कोई कुछ ज़्यादा ही प्यार मिल गया तो आई एम जेलस। मुझे पता है मेरी बेटी जेलस नहीं होगी। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके और पिज़्ज़ा की तरफ जाती है, उसके चेहरे को छूकर बाहर निकल जाती है, और लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही निकलते हैं तो बाहर देखते उसकी माँ, उनकी मामा उनके पास आती है, उसे हक करके कहती, इतने साल तुम जिंदा थी और तुमने खुद को मरा हुआ बताया तो क्या करती मम्मा? इस डर से नहीं गई थी कि मुझ पर इल्ज़ाम है, कौन का इल्ज़ाम है, नहीं, मैं इस डर से नहीं गई थी, मैं इस डर से चुप रही थी, इस डर की वजह से मर गई थी क्योंकि आपने मेरी बहन की शादी मेरे हस्बैंड से कर दी। आके क्या करती?
उसकी लाइफ को फिर से बर्बाद करती। उसकी लाइफ में 2 बच्चे आ चुके थे। किस तरह बर्बाद करती, क्यों बर्बाद करती, क्यों स्ट्रगल करने देती उसे। इसलिए खुद स्ट्रगल करना अच्छा समझा, लेकिन इस स्ट्रगल में मेरी बेटी कितना स्ट्रगल कर चुकी है मुझे अब पता चला है। वो अपनी बहन के सामने जाती है। तुम तो उससे बहुत प्यार करती थी ना, जान हुआ करती थी। हर चीज़ मुझसे पहले वो तुमसे करती थी। इस चीज़ से अक्सर में जेलसी होती थी और कह भी देती थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने इसे नहीं, तुमने इसे पैदा किया है। लेकिन बदले में आज तुमने मेरी बेटी को किस कंडीशन में मुझे लौटाया। अगर तुम सौतेली माँ बनना चाहती थी, माँ बन गई, सौतेली माँ बन गई, बनना नहीं चाहती थी, बन गई, तो तुम्हें थोड़ा सा ये तो सोचना चाहिए था। वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी जान हुआ करती थी। हर बात पे वो तुम्हारे पास भागते हुए आती थी। जानी जानी ये देखो मैंने ये किया, जानी मैंने आज ये किया, जानी आज स्कूल में मैंने लड़की को इस तरह मारा, जानी आपने बताया ना मैं ये करूँ वो करूँ। हर चीज़ के बारे में वो आके तुमसे बताती थी। फिर ऐसा क्या, अगर तुम्हारी शादी इनसे हो गई थी तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, कोई भी कसूर नहीं था। मम्मा ने तुम्हारी शादी उससे करवाई है। मैं माफ़ी चाहती हूँ दी, मेरी वजह से। इसकी ज़रूरत नहीं। अगर वो बच के वापस आ गई तो हमारी है, वरना तो भूल जाओ कि हम उसको बचते हुए देख सकते हैं। ये कह कर वो साइड में जाके बैठ जाते। तब उनके हस्बैंड आके उनके पास बैठते और सिर्फ इतना कहते, तुमने डिवोर्स क्यों लिया। तो क्या करती, डिवोर्स ना लेती तो क्या अपनी बहन को स्ट्रगल करने देती। ये इल्ज़ाम लेती कि वो अपनी बहन की जगह ले चुकी है, मेरी सौतन बन चुकी है, कानूनन इसकी इजाज़त नहीं थी तो मैंने आपसे डिवोर्स ले लिया। लेकिन मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेना नहीं चाहिए था। आपकी परमिशन लेती तो मुझे पता था आप नहीं देंगे। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगी, आपकी लाइफ है, आपकी एक फैमिली है, उस फैमिली में खुश रहिएगा। भूल जाइए कि आपके लाइफ में कभी रागिनी नाम की कोई लेडी हुआ करती थी, भूल जाइएगा। मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो वो मेरे भी बच्चे हैं। और तुमने कनक के बारे में नहीं बताया। कनक के बारे में मुझे तब पता चला जब मैं बहुत खुश थी। मैंने सबसे पहले फ़िज़ा से कहा था कि उसकी कोई बहन आने वाली। वो तो कितनी खुश हुई थी, कितनी बातें की थी उस रात हम दोनों माँ बेटियों ने। सुबह अचानक ये चीज़ों की सोचा नहीं था। अगर सोचा होता तो रात भर बात नहीं करती मैं उससे, शायद उसे बताती भी नहीं। बट जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आपकी लाइफ में मेरी बहन को आना था सो आ गए, आपके उसके 2 बच्चे होने थे सो हो गए। आपकी खुशियाँ आपकी हैं, मेरी बहन को कोई तकलीफ़ मत दीजिएगा। मेरे आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, बस एक ही रिश्ता है कि आप मेरी बहन के हस्बैंड हैं, दैट्स इट। तो क्या तुम मिल पाओगे मुझे इस नए रिश्ते से। क्या भूल पाओगे कि हम कौन हुआ करते थे। हाँ क्यों नहीं, इतने सालों से मैंने कभी भी, सच कहती हूँ, इतने सालों से कभी भी मैंने आपको याद नहीं किया है, कभी भी नहीं, सिवाय अपनी बेटी को। मैंने अपनी फ़िज़ा को याद किया है, आपको नहीं। आपको तब भी याद, जब जब याद किया है ना, आपकी बहन के साथ याद किया है, अपनी बहन के साथ। तो सोच सकते हैं कि मैं अगर जब आपको याद नहीं करती हूँ तो फिर आपको मेरे याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर वो जाके अपनी वाइफ के पास खड़ी हो जाती है जो रो रही थी। उसे अक कर लेती है, अक करते हुए उसकी तरफ देखती है, लेकिन देखती है कि रागिनी के चेहरे पर एक स्माइल थी, सुकून था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तब उन्हें लगता है कि हाँ, रागिनी अपना लाइफ चुन चुकी हैं तो वो अपनी लाइफ को क्यों ख़राब करें। ये एक से वाइफ आई तो अगर फ़िज़ा की माँ आई है, ये सोच कर के मेरी पहली मोहब्बत थी तो मैं इसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब हो जब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो साइड में जाके बैठ जाते हैं। और दूसरी तरफ रागिनी के पास उसकी माँ आती है। ये क्या था, सही तो था, ये करना ज़रूरी भी था। तकलीफ़ होगी लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। खुश हो, अपनी बहन की लाइफ को देख कर हैप्पी हो। अगर आज मैंने कह देती नहीं, आपको याद करती थी, रोती थी, तो शायद वो इस चीज़ को खुश हो जाता और मेरे पास आ जाता। तो मेरी बहन का क्या मौम, तो फ़िज़ा उससे मैं मना लूँगी, डोंट वरी। अगर वो इनके साथ नहीं रहना चाहता तो वो मेरे साथ, तुम्हें क्या लगता है फ़िज़ा तुम्हारे साथ रहेगी।
ज़िद्दी है वो एक नंबर की। जब उसने घर छोड़ा था, कितनी कोशिश की थी मैंने उसे पढ़ने के लिए कहा, कितनी बार कोशिश की थी अपनी लाइफ को अच्छी तरह से गुजारने के लिए, लेकिन अलग अलग हरकतें करती थी जिससे कपूर को गुस्सा आ जाए, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी, करती रहती थी, हरकतें करती रहती थी। कभी कभार हद हो जाती थी, दोनों बाप बेटी सामने सामने इस तरह खड़े होकर लड़ते थे जैसे कि दो दुश्मन लड़ रहे हैं। अब तुम्हारे आने से क्या सही होगा क्या गलत मुझे नहीं पता, बट इतना पता है मुझे मेरी पोती वापस चाहिए, मुझे मेरी नवासी वापस चाहिए। आप टेंशन मत लीजिएगा, सब ठीक होगा। वहाँ पर आईपीएस ऑफिसर आती है, जब उसने देख वो सीधा आती है यहाँ पर सोफे पर उसे लिटा देती, तब उसकी रागनी उठ के देखती है कि इसे क्या हुआ। ये बेहोश हो गई है और तुम पुलिस हो? हाँ, फिज़ा ने मुझे पहले से हाई अलर्ट कर दिया था तो मैं आ गई। ये बेहोश क्यों हो गई? यहाँ क्या हुआ है? तो फिज़ा की माँ कहती ये बात इन चीज़ों का तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी एक पुलिस वाली अगर आ रही है इस बात को पूछने के लिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी। वो सारी चीज़ें बताती है यहाँ जो जो हुआ था अपने बारे में, अपनी बेटी के बारे में, यहाँ पर जो शेठी ने किया उसके बारे में। तो सब कुछ जानने के बाद वो कहती है शेठी शिज़ोमो, जैसे ये कहती टीना सोफे पर गिर जाती है। तो पलट के देखती कि क्या हुआ पीछे। जब पीछे देखती तो देखती वहाँ टीना का बेटी थी, तो उसके पास जाती है। तो कैसी सिचुएशन ऐसी थी, अगर हम उसे नहीं मारते तो वो फ़िज़ा को मार के यहाँ से चला जाता। फ़िज़ा को मार के चला जाता या तो फ़िज़ा को अपने साथ लेकर चला जाता। हमारे पास दो ऑप्शन थे और ये उनके खिलाफ़ बहुत से सबूत ऐसे जो वो अनलीगल कामों में है मलबूस थे, मतलब वो अनलीगल काम भी करते थे बिजनेस की दुनिया के अलावा, यहाँ तक कि वो लड़कियों का सौदा भी करते थे। ये झूठ है, यही सच है। अगर यकीन ना आए तो ये वीडियो देख लो। वो जैसे जैसे वीडियो देख रही थी वैसे वैसे उसे अपने पापा के होने से ही शर्मिंदगी हो रही थी। तब वो उसके कंधे पर हाथ रख के कहती डोंट वरी, तुम्हारे पापा की किए की सज़ा तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि कभी तुमने तुम्हारे पापा को सपोर्ट किया ही नहीं, क्योंकि तुम्हें कभी भी तुम्हारे पापा की साथ इन जगहों में तो देखा नहीं पाया हम, कभी भी नहीं। तो डोंट वरी, मुझे इस चीज़ की परेशानी नहीं है कि मेरा नाम है या नहीं, मुझे इस चीज़ की अफसोस हो रही है। कोई इंसान मेरा बाप हुआ करता था, उन्हें आप बेटियों का सौदा, लड़कियों का, उन्होंने ये भी नहीं सोचा उनकी ज़िंदगी में भी एक बेटी थी। हाँ, शायद नफ़रत इसलिए करते थे, इसलिए लड़कियों से नफ़रत करते थे क्योंकि लड़कियाँ बिकाऊ होती थी इनकी नज़र में। अगर बेटी होगी तो इनको भी पता है उनके दुश्मन उनकी बेटी पर वार करेंगे, इसलिए कभी भी उन्होंने कहीं पर मुझे लेके गए नहीं अपने साथ, कहीं भी नहीं। मुझे जैसे गुफ्त रखा दुनिया की नज़र में, बाकी अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों की नज़र में उनकी भी बेटी थी, दुश्मनों की नज़र में नहीं थी। और ये कहकर वो रोने लगती तो रोज़ उसे संभाल के कहती तुम ठीक हो? नहीं, मैं उनके लिए नहीं रो रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि इतने साल में इस जैसे इंसान की बेटी बन के रह रही थी, इनकी हर बात मान के मैंने क्या क्या नहीं किया, किस तरह से मैंने रोशनी के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश की। इनके कहने पर कुछ तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं इतना गिरी हुई हरकतें कैसे करती हूँ। और एक दो थप्पड़ खुद को मार देती है। तब रागनी जी आती है, कहती बेटा बस ऐसा कुछ नहीं है, तुम इनकी बेटी के साथ साथ तुम उस औरत की भी बेटी हो जो तुमसे बेतहाशा प्यार करती है। बेटी होकर भी तुम्हारी खून अगर शेठी का है तो तुम्हारे अंदर उसकी माँ का दूध भी है, जिसने तुम्हें दूध पिलाया जब तक तुम बड़ी नहीं हो पाई, तब तक जब तक तुम्हें दूध दे सकती थी तब तक उसने तुम्हें दूध दिलाया। तो अपने बाप की खून से ज़्यादा तुमने अपनी माँ का दूध का हक अदा किया है, रो मत। और इसको कहा करके रोने लगती है रागनी को। वही दूसरी तरफ बहुत टफ ऑपरेशन चलता है रोशनी का। थोड़ी देर बाद वहाँ पर थोड़ी देर टफ ऑपरेशन चलता है फ़िज़ा का। थोड़ी देर बाद रोशनी को होश आता है। रोशनी को जब होश आता है तो अपने सामने अपनी माँ को देखती है ज़िंदा सही सलामत। वो शौक हो जाती। शौक तो वहाँ सभी थे, लेकिन सवाल करने का वक्त नहीं था। सबके इंतज़ार में सिर्फ फ़िज़ा थी। कोई अच्छी सी खबर आए, कोई अच्छी सी चीज़ सुनाई दे जिससे वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। हाँ, सबकी आंखों में आंसू थे। कोई चुपके इस कोने में रो रहे, कोई चुपके उस कोने में रो रहे, लेकिन नीलम कंवल खुद को संभाल रहे थे।
क्योंकि उन्हें खुद को संभालना था और साथ में उनकी फैमिली को संभालना था। लेकिन नीलम जब जब उसकी नज़र उठती है रोशनी की तरफ, तब तब उसकी आंखों में एक गुस्सा था, एक नफ़रत थी। 2-3 दफ़ा विनीता भी उसके पास आई थी, बस ये कहकर उसे दूर रखा। इस वक्त नहीं, इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा है और पता नहीं गुस्से में तुम्हारा दिल ना तोड़ो, तुम्हें तकलीफ़ ना दूँ, प्लीज़ इस वक्त मेरे पास बताना। तो विनीता ने सिर्फ इतना कहा था, मेरा क्या कसूर है। जब वो ये कहती है तो उसकी तरफ प्यार से उसकी तरफ एक नज़र देखती है तो पलट के वो बाहर निकल जाती है। तब नीलम आके उसके कंधे पर हाथ रखे खवल के तो ये थी, सही तो पूछा उस लड़की ने, सही तो पूछा तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, उसका क्या कसूर, किया तो उसकी बहन ने किया है। दी इस वक्त नहीं, प्लीज़। जब भी वो उदास होती है तो अपनी नीलम को दी कहती है, तो नीलम उसे हक करके कहती है, देख उसका कोई कसूर नहीं, अपनी बातों से उससे हट मत कर। हाँ अभी तुम गुस्से में हो, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन इस बात का इस तरह फ़ायदा मत उठा कि वो तुमसे दूर हो जाए। तुम्हारी मोहब्बत है, बेतहाशा मोहब्बत करती हो, अगर तुम उसे इस तरह उससे दूर करोगी तो सबसे पहले फ़िज़ा तुम्हारा सर फोड़ देगी। क्योंकि फ़िज़ा अपनी साली का दिल दुखते हुए और उसकी आंखों में आंसू देख नहीं पाएगी। आई नो, बट थोड़ा तो गुस्सा है कि इस तरह से उसने गोली चलाई उसकी माँ पर। अगर वो गोली गलती से भी उसकी मोम को लग जाती तो क्या होता पता है। इसलिए तो फ़िज़ा खुद खड़ी हो गई उस गोली के सामने कि जिस गोली पर उसकी माँ का नाम लिखा था उस गोली को उसने खुद लिया है। तो टेंशन मत लो, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो सब रो रहे थे। अब नीलम कंवल भी बाहर आके रो चुके थे। तब कंवल नीलम की गर्लफ्रेंड आके उसे साइड से हक करके कहती, हे मेरी दो चैंप हो, तुम लोग रो क्यों रहे हो, तुम तो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो, जिस तरह तुम सबको संभाल रहे हो। हमारा भी दिल है, जो बीमार है वो हमारी दोस्त है, हाँ पता है। और ये कहकर उसे संभालती है। जब कंवल देख चुकी नीलम की गर्लफ्रेंड आ चुकी तो साइड में हो जाती है। जब वो पलटने वाली थी तो देखती कि सामने एक कोने में विनीता खड़ी है, जिसकी आंखों में आंसू है, जो शायद ये सोच रही कि उसने क्या किया है, किया तो सब कुछ उन्होंने, इसमें मेरा क्या कसूर। तो नीलम जाती है उसके, कंवल जाती है उसके पास, उसे पीछे से हक करती है, आंखें बंद उसके कंधे पे सर रख के आंखें बंद कर देती हैं थोड़ी देर तक। तब कंवल नीलम, जब विनीता को लगा कि उसे किसी ने हक किया, जब महसूस हुआ किसने किया है, तो उसके हाथ पर हाथ रख के वो भी आंखें बंद कर लेती है। नाराज़ हो, कंवल की कहती है, हाँ हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो उसे सामने से हक कर लेती है, हाँ थोड़ा पलटती है अपनी तरफ और उसे सीने से लगा कर कहती है, थोड़ा गुस्सा है, बहुत थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि कुछ गलत ना बोल दूँ तुम्हें, इसलिए तुमसे कहा था दूर रहो मुझसे। लेकिन सही कह रही है दी। दी कौन? नीलम। मैं जब सैड होती हूँ तो मैं उसे दी कहती हूँ। ये तो तुमने बताया ही नहीं, बहुत सी चीज़ें जो मैंने अभी तक तुम्हें बताई नहीं मेरी जाने मन। बता दूंगी आराम आराम से, मेरे साथ रह लोगी ना तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, डोंट वरी। आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना दी की वजह से? बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारी दी के कहने पर थोड़ी तुमसे प्यार किया है, मैंने तुम्हें खुद से प्यार किया और मुझे मरना थोड़ी तुम्हारी दी किया तो नहीं, तुम्हारी जी किया तो दी को क्या देखेगा तुम्हारी, मैं तुम्हारी जी किया तो मरना नहीं चाहती। अगर मैं तुम्हें उदास है तुम्हें रोते हुए छोड़ दो ना तो सबसे पहले तुम्हारी जी जो है ना मेरी दोस्त फ़िज़ा, वो आके मेरा कॉलर पकड़ेगी तो डंडे से मुझे मारेगी और मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। और चाहे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जब से तुमसे रिश्ता जोड़ा है ना तब से वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचती है। अक्सर मुझसे कहती है, संभाल के रहना, प्यारी सी बच्ची है, फूल सी बच्ची है, उसके साथ कुछ गलत मत करना। तो आपने इसलिए अब तक रुके हो, मेरे साथ रोमांस नहीं किया? अरे बाप रे, इस टाइम पर भी तुम्हें रोमांस की सोच रही है? कहो तो अभी कर लो तुम्हारे से रोमांस। मजाक मत कीजिए। नहीं मेरी जान, मजाक नहीं है। मैं इसलिए खुद को रोक रही कि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, 10 सेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वरना खुद को रोक पाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट, मैंने खुद को रोक पाना मेरे लिए किस कदर मुश्किल है ये मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं खुद को किस तरह रोक पा रही हूँ मुझे पता है, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम्हें छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। ये कहकर उसकी होंठों पर एक किस करती है, सॉफ्ट सी किस, ज़्यादा डीप किस नहीं होती, सॉफ्ट सी। शायद इस किस की ज़रूरत थी विनीता को। वो उसे कस के अक करके कहती, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच।
ये कहते हुए उसी को सीने से लगाती। तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे। अब 3 घंटे से 4 घंटे हो चुके थे। वहाँ सब बैठे थे, सब के सब। रोशनी की मोम की तरफ उसकी दोस्त आके बैठती है, उसका हाथ कस के पकड़ती है। तो वो कहती है आई एम सॉरी, मेरी वजह से। कोई बात नहीं। ये चीज़ ना हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले से हो रहा था, बस हमें उस इंसान का नाम पता नहीं था। लेकिन जब जब हमें नाम पता चला हम सब यहाँ से गायब हो चुके थे। हाँ, मुझे जब पता चला तब मैंने खुद को किस तरह संभाला, और इन्होंने मुझे किडनैप करके रखा था शेटी ने। वो सारी चीज़ें बताने लगती किस तरह वो ज़िंदा बच गई। हॉस्पिटल में नर्स ने कॉल लगाया था, घर पे कॉल सीधा इस सीनी कमीने ने उठाया। जब उसने फ़ोन उठाया तो वहाँ पहुँचा, तो वहाँ से मुझे अपने घर ले अपने एक पता नहीं कहाँ लेके चला गया। लेकिन हाँ, मेरा देखभाल करता था, मेरी खाने पीने सारी चीज़ों की देखभाल करता था। एक दिन तो मैं उससे लड़ पड़ी थी कि मुझे ज़िंदा रखने की वजह क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तो कितने ज़ोर से हंसा था, कहा था वो तो तुम्हें वक्त आने पर पता चलेगा। तुम मेरे लिए हुक्म का एक खाओ, और मैं तुम्हें मरने थोड़ी दे सकता हूँ। शायद ऊपर वाले ने भी तुम्हें बचाया, मेरे लिए बचाएगा, क्योंकि तुम मेरे हुक्म का एक बन चुकी हो, और अपने हुक्म के एक को मैं सही वक्त पर इस्तेमाल करूँगा। तो डोंट वरी, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो सारी चीज़ें उन्हें बताती है, सब कुछ। फिर किस तरह से आज ये आईपीएस ऑफिसर वहाँ पहुँची, उसने उसे बचाया। उसके जितने लोग जिस घर के बाहर थे, जो घर के इलाके में आसपास के इलाकों में छुप के बैठे थे, कहीं मैं भाग न जाऊँ, कई दफ़ा मैंने कोशिश की थी भागने की, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती थी। हर बार उसके लोग मुझे ढूंढ के वहीं पर ला के पटक देते थे। हाँ, हाथ नहीं उठाता था वो मुझ पर, कहता था हुक्म का एक खाओ, तुम मेरी खाओ पियो ऐश करो, क्यों अपनी और अपनी बेटियों की जान लेना चाहती हो। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसके मुझे धमकी के तौर पर मेरी बेटी को किडनैप किया था, विनीता को। शायद उस वक्त गरेवाल और इब्राहिम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, जो दोनों कंपनियों की ज़रूरत थी इन दोनों को। यानी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मिले या इसे मिले, दोनों को ही उसी कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत थी। तब शायद उस वक्त उसने मेरी बेटी को किडनैप करके मुझे ये बताया था। अब तुम सोचो, अगर मैं तुम्हारी बेटी को किडनैप करवा सकता हूँ और इसका इंतज़ाम मैं इब्राहिम पर दे सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। घर के अंदर रहकर तुम्हारी बेटी को मार भी सकता हूँ। इसके बाद मैंने भागना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की ज़िंदगी सलामत चाहिए थी। हर पल की खबर वो मुझे देता था, मम्मा क्या कर रही है, मम्मा हॉस्पिटल में, बेटे कोमा में, क्या सब कुछ मुझे बताता था। यहाँ तक कि ये बताता कि पता नहीं कैसे मम्मा को पता चला, और कोमा में भी मम्मा उसकी वजह से थी। सारी चीज़ें मुझे बताता था। वो अपनी सांस के बारे में बात कर रही थी, रोशनी की दादी के बारे में, क्योंकि वो उन्हें मम्मा कहती थी। एवरीथिंग मुझे ये तक भी बताता था कि किस तरह से उसने तुम्हारी माम के ऊपर हमला करवाया, कई दफ़ा करवाया, लेकिन हर दफ़ा वो बच जाती थी। वजह कोई नहीं जानता था, लेकिन अब जानने लगे वजह थी फ़िज़ा थी तुम सबकी सेफ्टी की कवच। फ़िज़ा ने दोनों तरफ की फैमिली को कवच बन के हिफाजत की थी। हाँ, तब पहले उसे पता नहीं था कि मेरी बेटी कौन है। पर मुझे एक चीज़ अजीब लग रही है कि मेरी बेटी ने एक लड़की से शादी की है, तो तुम क्या इस रिश्ते के लिए इनकार करोगे? नहीं, जब मेरी बेटी खुश है तो मुझे भी खुश होना चाहिए। वही दूसरी तरफ कंवल अपनी गर्लफ्रेंड के बाहों में ले चुकी थी विनीता को। वो कहती वैसे तो एक तो तुम्हारी बहन मुझसे चिढ़ती थी, मुझे पसंद नहीं करती, ऐसी बात नहीं। अच्छा चलो ये छोड़ो तुम्हारी बहन की वाले किसी को, लेकिन अब तो तुम्हारी मॉम भी आ गई है। अब वो क्या मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी? क्या वो ये चीज़ बर्दाश्त कर पाएगी कि उनकी बेटियां दोनों ने लड़कियां ही पसंद की है? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपने मुझे छोड़ के चले गए ना तो मैं आपको मार दूँगी। ओके, फिर इसके बाद मैं खुद मर जाऊँगी। आए मेरी प्यारी बोली मासूम मोहब्बत, ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास रहूँगी, डोंट वरी। तकरीबन 5 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है। वहाँ से कनक बाहर आती है। कनक बाहर आके सिर्फ इतना कहती है, कंडीशन अभी तो सीरियस है, गोलियां हम निकाल चुके हैं। एक गोली बिल्कुल दिल के करीब लगी थी। जैसे दिल के करीब लगी गोली के बारे में बात करती है, उसकी नज़र सीधा रोशनी की पर जाती। रोशनी जो एक कोने में बैठ के सिर्फ रो रही थी, वो सुन चुकी थी। गोलियाँ तो हम सारी निकाल चुके हैं, दिल के पास से भी निकाल चुके हैं, और हाँ, जो गोली से दूसरी गोली मिस्टर शेट्टी ने लगाई थी, मारी थी, वो गोली भी निकल चुके हैं। लेकिन बात यह है, उसके सर पर कोई चोट लग चुकी है, उनके पैरों पर भी। पैर प्लास्टर में हो चुके हैं, तो परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, बस उनका होश में आना ज़रूरी है। क्या मुझसे मिल सकते हैं? थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, फिर आप उससे मिल सकते हैं मॉम।
वो अपनी मॉम के पास आकर उन्हें हक करती, डोंट वरी, मैंने अपना 100% दिया है, इस 100% में उन्हें कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पे भरोसा है मेरे बच्चा, मुझे तुम पे भरोसा है। तकरीबन 2 घंटे और गुजरते हैं। इन 2 ढाई घंटों बाद ही फ़िज़ा को होश आती है। फ़िज़ा को जब होश आती है तो उसके पास उसकी मॉम, उसकी पूरी फैमिली थी, यहाँ तक कि रोशनी की मॉम थी, विनीता दी, सब थे सिवाय रोशनी के। तो सबको एक तरफ देख कर कहती है, मुझे किसी से बात नहीं करनी और मुझे किसी को देखना नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। जैसे ही होश में आके ये कहती तो सब शॉक हो जाते हैं। सबको शॉक करते जब फ़िज़ा ये कहती मुझे जाना है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। कवल आके उसके पास बैठती है, जोड़ने की कोशिश कर रही थी, हाँ अपनी मॉम और अपनी फैमिली को अपने पास आने नहीं दे रही थी, तो कवल को और नीलम को मजबूरन उसके पास आना पड़ा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्या कह रही हो तुम? इतना सब कुछ ठीक हुआ, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। क्या ठीक हो चुका है? हाँ क्या क्या ठीक हो चुका है? तुम ज़रा बताना पसंद करोगी कवल? क्या ये, मैं इनकी किसी की कुछ नहीं लगती, इनके लिए मैं जियो मरो एक ही बात है। ये मेरी मॉम डैड, जिन्होंने, मेरी मॉम ने अपनी बहन के सोचकर मुझे छोड़ दिया, तो उनके लिए भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रखती। ये अपनी बीवी को खुश करने के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ चुके थे, और ये जो मेरी आंटी हुआ करती थी, जो मुझसे नफ़रत करने लगी थी, वजह मैं नहीं जानती। क्या इनके कहने पर मेरी वजह से इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। तो इनके लिए भी मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, किसी के लिए भी मैं इम्पोर्टेंट नहीं। और मेरे लिए उसकी नानी उसके पास आती है, आप ही तो थी है मेरी जीने की वजह, आपकी वजह से तो मैं अब तक ज़िंदा हूँ, वरना ये सांसें कब की छोड़ चुकी होती नानी। तो आप मेरी बड़ी हैं, आप मेरी डालेंगे, आपके लिए ये सांसें कुर्बान करने को भी तैयार हूँ। और फ़िज़ा रोशनी, ओह वो तो शुरू से मुझसे प्यार नहीं करती थी। अगर आज प्यार करती ना, आज मैं जितनी देर से वो मेरी आंखों में नज़र डाल के देख रही थी, वो समझती कि मैं उसे किस चीज़ के लिए रोक रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हाँ वो भी गलत नहीं थी। अगर कोई मुझसे कहे मेरे माँ बाप को इसने मारा है, तो मैं उसे कहे कि वक्त ही मैं सोचती थोड़ी, उसने बहुत सोचा मेरी वजह से, इस चीज़ को मैं मानती हूँ। लेकिन उसकी लाइफ में भी अब मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, बस मेरी सफ़र यही पर था, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब मुझे यहाँ एक पल भी किसी के साथ नहीं रहना, और हमारे साथ तुम दोनों मेरी बेस्ट बडी हो, मेरी बेस्ट दोस्त हो। तुम लोग के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ वक्त अपने साथ अकेले ही रहना चाहती हूँ। फ़िलहाल तुम आराम करो, बाद में बात करते, रात बहुत हो चुकी है। तुम होश में बहुत मुश्किल से आई हो। होश में तो मैं अब भी आई हूँ। डोंट वरी, मैं मरूंगी नहीं। अगर मरना होता ना, ये 2 गोली, एक गोली जो मेरे दिल के बिल्कुल करीब लगी थी, उससे मैं मर जाती, क्योंकि ये वो गोली मेरी मोहब्बत ने मुझ पर चलाई है। देखो अभी जो तुम कह रही थी उसकी गलती, आम कह रही हो ना, उसकी गलती नहीं है। और आईपीएस ऑफिसर साहिबा, मेरी बीवी, मिसेस रोशनी गरेवाल, मिस रोशनी गरेवाल पर कोई केस मत करना। बाहर खड़े ये सारी चीज़ें सुन रही थी रोशनी, जब वो आईपीएस से कहती है। लेकिन कानून के मुताबिक वो खुद मान रही है, मैं केस नहीं कर रही हूँ ना, मैं बच चुकी हूँ। अगर हाँ मैं बाई चांस मर जाती तो कोई बात होती, लेकिन मरने के बाद भी, मरने से पहले ही मैं कह देती कि मुझे मारने की जिम्मेदारी मेरी मिस रागनी की नहीं है। 10 सेट इतना कहना चाहती हूँ। वो बार बार अटक रही थी, जब वाइफ कहने के चक्कर में तो और मिस रागनी कह देती है, तो कहती है ठीक है जैसे आपकी कहना, तो इस पर आप सिग्नेचर कर लीजिए। और मिस्टर शेट्टी, उसका क्या अंजाम हुआ? शी इज़ नो मोम। उन पे अच्छी खासी गोली चल चुकी है। अब उनकी बॉडी को टीना लेना नहीं चाहती है। टीना अपना हक अदा करो, वो तुम्हारे डैड है। नहीं है वो मेरे डैड। अगर तुम सुनोगी मेरे डैड ने क्या क्या किया, तुम भी उससे नफ़रत, मैं तो वैसे ही उनसे नफ़रत करती हूँ, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए कम कोशिश नहीं की है। लेकिन वो तुम्हारे पापा है, एक हिसाब से जितनी भी नफ़रत करो, शी इज़ योर फादर। तो इस चीज़ को मान कर तुम्हें उसकी आखिरी रस्मात कर लेनी चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को थोड़ी सी शांति मिले। बाकी ऊपर जो हिसाब किताब होगा उसका मामला है, हमारा नहीं। तो अपनी डैड की आखिरी रस्में कल सुबह कर लेना। मैं कह रही हूँ ठीक है, जब की तब देखी जाएगी, तुम सो जाओ, आराम करो। वो इंजेक्शन लगाती है, तो जब वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाती तो कहती है कनक, नफ़रत करती है ना मुझसे। कभी कभार तो तुम्हें मुझसे नफ़रत हुई होगी कि जब जब तुम्हारी माँ को तुमसे ज़्यादा मुझे याद किया होगा। करती थी, पर इतना नहीं, आपसे भी उतनी मोहब्बत करती जितनी मुझसे करती है। हाँ आई नो, तुम उनके पास थी,
पर मैं दूर थी। लेकिन जब जब उन्होंने मेरा जिक्र किया होगा तुम्हें नफ़रत होगी, तो तुम खुश रहो, ये तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी माँ है और तुम्हारी माँ ही रहेगी। मेरी माँ तो उसी वक्त वो चुप हो जाती है, तब उसकी नानी आके उसे संभालती है और रोना नहीं चाहती और रोती भी नहीं, उसकी आंखों से एक कतरा भी नहीं निकलता है, बिल्कुल नहीं, बस सख्ती से सिर्फ बातें कर रही थी। वो फिज़ा जो हंस मजाक करती थी, जो हंसते हुए उसके चेहरे पर कभी हंसी का गायब नहीं थी, लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ दर्द ही दर्द था। दर्द अपनों से दर्द, अपनों के दिए हुए दर्द थे, सबके अपने दर्द को याद कर रही थी, तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो सबके सब परेशान थे। अभी तो उन्होंने फ़िज़ा को इंजेक्शन देकर बेहोश कर लेता है। इसके बाद जब फ़िज़ा उठेगी तो क्या होगा, वहाँ एक तरफ एक नौकर आती है, सबको चाय देती है। वो कहती है हमने चाय की तो नहीं खाता, लेकिन कहती है वो आप लोग कुछ खा नहीं रहते सुबह से, तो हम आपको चाय देना चाहते हैं। तो लोग चाय पीकर वहीं पर बैठ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कब उनकी आंखें लग जाती हैं। रात के तकरीबन 3 बजे सब लोग सो जाते हैं। हाँ, सो जाते नहीं, सोला दिए जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो लड़की जिसने चाय सबको दी थी वो आती है फ़िज़ा के पास, फ़िज़ा को हिलाती है। फ़िज़ा जो आंखें बंद करके लेटी थी एक झटके से आंखें खोल देती है, क्योंकि उस पर इंजेक्शन का कोई असर नहीं पड़ा था। अक्सर कुछ बॉडी ऐसी होती है जिन्हें नशे की इंजेक्शन के असर नहीं पड़ते, बहुत मुश्किल होता है उनको ऑपरेशन करवाना, उनका ऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब तक वो खुद से ना चाहे तब तक वो खुद बेहोश नहीं होते। तो फ़िज़ा उठ जाती है, तो उसकी तरफ देखकर कहती है तुम बहुत जल्दी नहीं आ गए, आपने मैसेज ही लेट किया था तो मेरा क्या कसूर। सब लोग सो रहे हैं, सबको मैंने चाय दे दी, कुछ लोगों ने चाय तो नहीं पी है तो मैंने उन्हें जूस दे दिया। ठीक है, तो ये सुबह ही उठेंगे। हाँ, आप आराम से यहाँ से निकल सकती, ये लीजिए मैं आपके लिए चेयर लाई हूँ। तो वहाँ पर हैरानी से वो सब कुछ कर रही थी लड़की। तो कहती जाना कहाँ है, तो बस मुझे बाहर तक छोड़ दो, बाकी मैं अपना सफ़र खुद कर दूँगी और उसके बाद तुम भी यहाँ नहीं रहोगी, तुम भी यहाँ से गायब हो जाओगी। मेरा वीडियो बना दिया तुमने? हाँ, बाहर चल के बनाना है। ठीक है चलो। वो पहाड़ी के इलाके में पहाड़ी बाहर निकलते हैं, उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर अब भी थोड़ा थोड़ा खून वहाँ पर निकल गिरा हुआ था। तो अपने खून को देखकर उसके चेहरे पर एक दर्द बड़ी स्माइल आती है। वो वीडियो कैमरा वो लड़की के मोबाइल हाथ में था, वो यहाँ से निकलने से लेकर यहाँ तक ये वीडियो बना रही थी। जब उसके चेहरे पर दर्द देखती उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो अपनी आंखों को आंसू साफ करके कहती है वीडियो स्टार्ट हो चुका है। जब ये सुनती है तो वो कुछ कहती है उस मोबाइल के अंदर, उस मोबाइल को में कुछ कहती है, फिर वो जाके उस मोबाइल को उसी बेड के ऊपर रख देती है जहाँ पर वो लेटी थी। थोड़ी देर बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हाँ, एक ब्लैक कलर की कार आती है, उस ब्लैक कलर की कार में वो लड़की और फ़िज़ा बैठ जाती है। फ़िज़ा बहुत मुश्किल से उसके अंदर बैठती है, क्योंकि एक तो उसे 2 गोलियाँ लगी थी, दूसरी उसका पाँव फ्रैक्चर था और सर पर भी चोट का निशान लगा था। लेकिन वो रुकती नहीं, बस इस अंधेरे में खुद को यहाँ से गायब करना चाहती थी। तो वहाँ से चली जाती, कहाँ किसी को नहीं पता। वो ये लड़की कौन थी ये भी नहीं पता, बस एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसने अपना मेकअप करवाया था नौकर के गेटअप का, लेकिन जब दोबारा उसने अपने मेकअप बिल्कुल चेंज किया था, एक परफेक्ट मॉडल लड़की लग रही थी जो खूबसूरती की बम्बार थी। सर से लेकर पाँव तक हसीन थी, बादामी आँखें, फिगर ऐसा था कि हाय देख कर दिल पर हाथ रखने को करता था। तो गाड़ी में जैसे बैठती कहती तुम ठीक हो, तो कहती मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, तुम्हारे पास सिगरेट है? इतने सालों बाद? हाँ, ज़रूरत पड़ी है, इतने सालों बाद तुम्हारी ज़रूरत पड़ी है तो उसकी भी पड़ेगी ना। ओके, ये लो, थैंक यू। विंडो खोल दो ताकि मैं स्मोकिंग की खुशबू बाहर चली जाए। डोंट वरी, मैं आदत हो चुकी है इस चीज़ की। तुम्हें आदत नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती है। उस अंधेरी रास्ते में उस बस अंधेरे को उस गाड़ी को उस अंधेरे में जाते हुए देख रही थी। गाड़ी चल रही थी, सिर्फ 2 लाइटें रोड पे नज़र आ रही थी और कुछ नहीं। वो लड़की कहती है एक बार फिर से सोच लो, उनके बगैर तुम अधूरी हो। नहीं, अब मैं खुद अपनी ज़िंदगी का फैसला करना चाहती हूँ। यहाँ से दूर जाके अगर यहाँ रही ना तो सारी चीज़ें सोच सोच के मैं शायद मर जाऊँ या मैं पागल हो जाऊँ, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कौन सी चीज़ दे रही है फ़िज़ा? लफ्ज़ों में बता नहीं सकती कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कौन सी चीज़ दे रही है मुझे। अपनों का धोखा, अपनों की नफ़रत, अपनों की झूठ, सब कुछ दर्द दे रहा है। और सबसे ज़्यादा फ़िज़ा को रोशनी की गोली दर्द दे रही है। वो लड़की कहती है शायद हाँ, वो अपने दिल पर हाथ रखती है, शायद हाँ मुझे ये गोली दर्द दे रही है। मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरी माँ पर गोली चलाएगी।
और मैंने ये नहीं सोचा था कि उस गोली के लिए मैं खड़ी हो जाऊंगी। जो गोली मेरी माँ को लगने वाली थी वो सीधा मेरे दिल को लगेगी। ये दर्द दे रही है। पता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से स्ट्रगल किए, मुझे पता है, जानती हूँ मैं। हाँ, तुम कैसे नहीं जान सकती, तुम भी तो मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जो गायब हो गई थी अचानक। गायब होने की वजह तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने उस लड़की के साथ तुम्हारा ब्रेकअप नहीं करवाया था। हाँ, मुझे बाद में पता चला। जब पता चला तो मैं शर्मिंदा हो गई थी। जिस लड़की से मैं प्यार करती थी वो लड़की एक नंबर की फ्रॉड निकली, मेरे पैसों के ऊपर पागल थी। पता तब चला सही से जब वो मैं खुद लुट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन खुद को संभाला है तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से आज फिर से उसी मकाम पे खड़ी हूँ जिस मकाम में पहले थी। ये तुम्हारा हक था। उस लड़की से तुम्हारी चीज़ें इसे किसे में से सौंप देती तो मजबूरन मुझे भी अपने दोस्ती को निभाना था, तो मैंने निभा दिया। तुम खुद को संभाल सकती हो? नहीं, नहीं संभाल सकती। मैं इस अंधेरे में जा रही हूँ खुद को अंधेरे में डसने के लिए। कभी मैं रोशनी में अब वापस आऊँगी या नहीं मुझे नहीं पता। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। ये क्या बात हुई, तुम अंधेरे में खुद को बसा दोगी? हाँ, अब अंधेरा ही मेरी ज़िंदगी है। अब कब इस अंधेरे को रोशनी में बदलूंगी मुझे कुछ नहीं पता। ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और बस स्मोकिंग कर रही थी। तकरीबन सुबह के 11 बजे सबकी आंखें खुलती। सब अपने सर को पकड़ के बैठे हुए थे। सब लोग कह रहे, हाँ मेरा सर क्यों दुख रहा है? वो सब के सब ऐसे ही कह रहे थे। घड़ी में टाइम देखते मोबाइलों में तो कहते 11 बजे, हम सब इतनी देर से सो रहे हैं। तब नीलम खड़ी हो जाती है, नीलम और कंवल, और भागते हुए कमरे में जाती है। जिस तरह वो भागते हुए कमरे में जाती है तो उनको भी थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो भी उसके पीछे भागते हुए जब कमरे में पहुंचते तो देखते हैं वहाँ पर कोई तान है। तो वो लोग यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। नीलम कंवल बाहर भागते, सब जगह देखते, वहाँ पर फिज़ा का नामो निशान नहीं था। बस था एक मोबाइल जो बेड पर पड़ा था। तो मोबाइल लेती है, बाहर आ जाती है। सब के सब कहते, क्या हो तुम इस तरह भाग क्यों गए थे फिज़ा के कमरे में? फिज़ा ठीक है, वो चली गई। एक क्या मजाक कर रहे बेटा तुम? वो कैसे जा सकती है? जैसे उसने हमें ज़बरदस्ती चाय पिलाई, जूस पिलाया, वैसे जा सकती है। तब वो कहती, क्या मतलब इस बात का? आप सबके सर में दर्द है? हाँ, सर में तो दर्द है। तो सर दर्द की वजह है नींद की गोली। हमें नींद की गोली देकर रात के पता नहीं कितने बजे वो यहाँ से चली गई। जब वो मोबाइल ऑन करती तो उसमें टाइम वैसे ही रखा हुआ था। ओह, तो रात के 3 बजे वो यहाँ से निकली है। टाइम भी रोक कर रखा है। इसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग है। चला, मेरी बेटी कहाँ गई होगी? हाय, वो जब देख रही थी कोई उसे लेके जा रहा था। नहीं, कोई लेके तो नहीं जा रहा था, वो चेयर था जहाँ ऑटोमेटिकली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो। वैसे ही चेयर पर बहुत बैठी थी। किसने बिठाया किसी को नहीं पता, लेकिन जिसने भी बिठाया वो वीडियो बना रही थी। वहाँ उस रूम से निकलते हुए सबको तरफ एक नज़र देखती है। किसी की तरफ नहीं देखती, किसी की भी तरफ नहीं देखती। वो आवाज़ आती है, कुछ वो कहती है। उस लड़की की आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन फ़िज़ा की आवाज़ साफ आ जाती है। तो कहती, नहीं, मुझे इनमें से किसी को नहीं देखना। अगर देखना है ना तो मैं यहाँ से जा नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मुझे यहाँ से जाने के लिए सबको इग्नोर करके जाना पड़ेगा। ये कह के वो बाहर निकलती है। उसी जगह पर जाती है जहाँ पर ब्लड गिरे थे। उस जगह को देखती है, जिस दर्द उसके दिल से उठता है। तो वहाँ बैठे कमरे में रोशनी जो एक कोने में बैठ के रो रही थी, खुद को समेट के बैठ के रो रही थी। तो वीडियो में कहती है, वो लड़की कहती है, वो लड़की फिर से कुछ कहती है, उसकी आवाज़ नहीं थी। तो नीलम कौल कहती है, ये कौन है जिसने इसकी इतनी मदद की है? और ये जो चेयर है ये कोई मामूली चेयर नहीं है, बहुत कीमती चेयर है। यानी कि किसी के साथ रास्ते में थी रोशनी, फिज़ा। क्या उसे पता था ये सारी चीज़ें होने वाली हैं? ये तो कन्फ्यूज़न हो चुकी है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। नीलम और कंवल की बातें सुन रही थी। तब वहाँ पर एक आवाज़ शुरू होती है, हाय, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। इस अंधेरे को चुना है अपने सफ़र के लिए। शायद मैं इस अंधेरे में जा रही हूँ, शायद मैं इस अंधेरे में खुद को दफन करने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता। बस यहाँ से जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ? नहीं, कारण कोई भी नहीं, कारण मैं खुद हूँ। मैं अपने आप को इस वक्त उस तरह बेबस इंसान समझ रहा हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है, न पैसे हैं, न रिश्ते हैं, कुछ भी नहीं। खाली हाथ यहाँ से जा रही हूँ। न मुझे मेरी फैमिली की ज़रूरत है, न मुझे मेरी बीवी, जो धोखे से मैंने शायद उससे शादी की है। मैंने सोचा था, उन सुकून के पर नज़र रखा की बात कर रही थी। मैंने सोचा था कि वो मुझे मारेगी नहीं, एक पल के लिए रुक जाएगी। वो ये सोचेगी जिस इंसान को मारने वाली वो उसकी माँ है, यानी कि मेरी माँ है।
उसके हाथ काँपेंगे, लेकिन जब गोली चली मैंने भी बिना सोचे उस गोली के सामने खड़ी हो गई। चलो इस बात को छोड़ो, मैंने अपना कत्ल, अपना खून तुम्हें माफ़ कर दिया फ़िज़ा। मेरे खून के इल्ज़ाम तुम खुद पे नहीं ले सकती, क्योंकि तुमने जो कुछ किया तो एक बेटी की नज़र में वो सही था। हाँ, मैं भी एक बेटी थी, एक बेटी। अगर मुझे कोई बताता कि ये हुआ तो मैं तुम्हारी तरह इतनी सोचती नहीं। थैंक यू सो मच इतना सोचने के लिए। मेरी वजह से तुमने बहुत सोचा, क्योंकि शेट्टी ने जिस तरह से तुम्हें पिन किया था, जिस तरह से तुम्हें उकसाया था, तो तुम एक सेकंड में मेरी मॉम को गोली मार सकती थी, लेकिन तुम्हारी हाथ काँप रहे थे मेरी वजह से। तो थैंक यू सो मच अपने आप को रोकने के लिए, थैंक यू सो मच अपने आप को संभालने के लिए। और अब भी आगे भी तुम खुद को संभालो। तुम मेरे नाम से, मेरी चीज़ों से आज़ाद हो। आज के बाद कोई भी फ़िज़ा तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी, कोई फ़िज़ा तुम्हें बेवकूफ़ी वाली हरकत करके खुश नहीं कर पाएगी, कोई भी फ़िज़ा तुम्हारे साथ वो मोहब्बत नहीं कर पाएगी, कोई भी फ़िज़ा। हाँ, तुम्हारी लाइफ में कोई आए तो उसे एक्सेप्ट कर लेना, मुझे कोई इतराज़ नहीं। बस ये सोच के मैं यहाँ से जा रही हूँ कि मुझे अभी मेरी ज़रूरत अब किसी को नहीं है। नानी, आई लव यू सो मच, आई रियली रियली लव यू, आई डू। आपके सोचा था, लेकिन फिर मैंने ये सोचा अगर मैं यहाँ रुकी ना तो शायद मैं खुद मर जाऊँगी या मैं पागल हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए ये सारी चीज़ें एक सब करना इम्पॉसिबल है। जिस माँ को मैं मरा हुआ समझती थी वो माँ ज़िंदा थी, उनको मेरी मोहब्बत, उनको मेरी याद नहीं आई थी, इसलिए खुद को इस तरह से मरा हुआ साबित करके मुझे ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी अज़ाब हो गई थी। मेरी डैड, मेरी एक स्टेप मॉम, खाला, आपको सभी कोई नाराज़गी नहीं, मुझे किसी से नाराज़गी नहीं है मुझे किसी से नाराज़गी, मुझे खुद से नाराज़गी है। और इस नाराज़गी को इस अंधेरे में लेकर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो नहीं पता, किसी को बताया नहीं। मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ होंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन हे बड़ी, तुम लोग मेरी ज़िंदगी की जीने की वजह हो। तुम लोगों के सहारे में जीने के लिए जा रही हो, वरना मैं मर जाती। मैं ज़िंदा बची भी तो तुम दोस्तों की वजह से। अब मेरे साथ ना मेरे कोई रिश्ता है ना कुछ और। मैं खुद के लिए, अपने लिए वैसे ही रहूँगी। 12वीं फेल, कुछ चेंज करने थोड़ी जाऊँगी मैं, नहीं। मैं 12वीं फेल थी, 12वीं फेल हूँ, 12वीं फेल ही रहूँगी, ना चेंज नहीं होंगी। लेकिन मेरे लिए ये रिश्ते अब कोई मायने नहीं रखते। सब लोग आज़ाद हो। और विनीता, मेरी दोस्त का ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद वो तकलीफ़ में होगी, दर्द में होगी, और शायद तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ़ भी दे, लेकिन अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो कंवल, तो एक गलती से भी एक आंसू इसकी आंखों से आनी नहीं चाहिए। ये सोच लेना कि तुम इसे खुश रखोगे तो मैं खुश रहूँगी, अगर तुम इसे रुलाओगे ना तो मैं रोऊँगी। और इतना तो यकीन है मुझे मेरी दोस्त पर कि मुझे रोते हुए नहीं देख सकती। अपनी लाइफ को एंजॉय करो, बहुत अच्छी चीज़ें करो, बस इतना कहना है। अपना ख्याल रखना। आई लव यू सो मच नानी। और बस इतना कहना है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। ये कहाँ मुझे नहीं पता, बस निकल गई सफ़र के लिए अंधेरे में। रास्तों का न मंजिल का कुछ खबर है, कहाँ तक ये अंधेरा मुझे लेके जाए मुझे ये तो नहीं पता। बस अंधेरे को खुद की ज़िंदगी पर हावी करना चाहती हूँ। बाय। ये कहकर वो वीडियो बंद हो जाती है। वो वीडियो मोबाइल उसी जगह पर आके रख देती जिस जगह पर थी। तो कहती फिर से रिकॉर्डिंग करते, फिर से वो सारी चीज़ें देखती जो रोशनी ने गई। सब शौक थे। तो सब लोग कहते, सबसे ज़्यादा रो रही थी उसकी मोम। तो कनक अपनी मोम को संभालती है, कहती आप परेशान मत होइए, मैं पता लगाने की कोशिश करूँगी। यहाँ से बाहर थोड़ी जा सकती बिना किसी कागज़ के, बिना